नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी सीख पे। हम रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की इतिहास पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ तक अध्ययन हम लोग कर चुके थे। पीछे की कक्षा की वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की आदिकालीन अविभक्त मनोदशा जब कुछ थिराती है तो कवि के लिए पहली समस्या यही है कि वह यथार्थ के विविध द्वंद्वों में उलझकर उन्हें अंदर से समझने की कोशिश करे। यानी कि कवि की पहली समस्या क्या है कि वह यथार्थ के विभिन्न द्वंद्वों में उलझकर उन्हें अंदर से समझने की कोशिश करे। ठीक है, कि यथार्थ में जितने द्वंद्व हैं कि ये होगा उसमें उलझ कर और उनको अंदर से समझे, ना कि ऊपरी यथार्थ को देखें। हम धर्म और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, भक्ति और श्रृंगार के द्वंद्व में सिद्धनाथों की वानियाँ, विविध रासों काव्य और विद्यापति के पद जन्मते हैं। आदिकालीन साहित्य का यह परिदृश्य जितना सच्चा है उतना ही ऐतिहासिक भी है। कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराता है तो साहित्य के इतिहासकार का काम कवि के कामों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना है। देखिए, ये आपका आमुख के पहले ही इस पंक्ति को डाला गया था। शुरू में ही जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, शुक्ल की पंक्ति के नीचे एक पंक्ति दी हुई थी, जिसमें यहाँ उस समय ये नहीं लिखा था कि ये पंक्ति किसकी है। यहाँ पे दिया हुआ है और ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराता है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने इसे कहा था, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना। यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास यो मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक चरण हैं। इस दृष्टि से परवर्ती बौद्ध संप्रदायों के प्रभाव में आदिकालीन भाषा और संवेदना रहस्य, कर्मकांड और मंत्र की संपृक्त स्थिति से जुड़ी है तो यह स्वाभाविक है। बौद्ध धर्म का संस्कार देश के पूर्वी भागों में अधिक प्रबल रहा है। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध का और सिद्ध का पूर्वी भागों में और नाथ का पश्चिम भागों में। मैंने पंक्ति पे ध्यान नहीं दिया था। बौद्ध का पूर्वी भागों में, सिद्ध का भी पूर्वी भागों में और नाथ का पश्चिमी भागों में है, अधिक प्रबल रहा। यही कारण है जिससे सिद्धों के चर्यापद पूर्वी क्षेत्र में रचे गए और प्रचलित रहे। पश्चिम में राजनीतिक उथल पुथल तीव्र थी, बाहर से आक्रमणकारियों की लहर पर लहर आ रही थी। तब वहाँ वीर गाथा काव्य का सृजन वैसा ही सहज था। यहाँ वीर और श्रृंगार का संगम था। देखिए, पश्चिम में वीर और श्रृंगार का संगम था। पूर्व में भक्ति साधना के साथ श्रृंगार जुड़ा था सिद्धों के गीतों में और आगे चलकर विद्यापति के पदों में। अलग अलग जनपदों की परिस्थितियां, वहाँ की बोलियों के संस्कार और साहित्यिक प्रवृत्तियों एक दूसरे में घुली मिली है। आदिकाल के विविध जनपदों में जो साहित्य रचा गया, संचार साधनों की अविकसित परिस्थितियों के कारण उसका परस्पर बहुत संपर्क रहा होगा, ऐसा समझ में नहीं आता। इसलिए वहाँ उस तरह की एकात्मकता नहीं दिखती जैसा परवर्ती भक्ति और रीतिकाल में दृष्टव्य है। देखिए, आदिकाल में वो चीज़ें नहीं दिखाई देती है जैसे परवर्ती यानी बाद के काल में भक्ति और रीतिकाल में दृष्टव्य दिखता है। एकात्मकता नहीं दिखती है आदिकाल में। यह साफ ही कह रहा है, स्पष्टता ही कह रहा है। इसी तरह वहाँ उस तरह की एकात्मकता नहीं दिखती, यानी कि आदिकाल में एकात्मकता नहीं दिखती है जो कि भक्ति काल और रीतिकाल में दिख रहा था। आगे देखते हैं। नाथों की वानियाँ अवश्य पूरे उत्तर भारत में फैल गई, जिनका उत्तराधिकार आगे संत कवियों को मिला। आदिकाल कहने में किसी साहित्यिक विशेषता का बोध नहीं होता, जबकि वीर गाथा काल अभिधान से एक निश्चित प्रवृत्ति प्रकट होती है। आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्रिय है। ध्यान दीजिएगा, आदिकाल किसको प्रिय है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को प्रिय है आदिकाल।
वीर गाथा काल नाम आचार्य शुक्ल ने प्रस्तावित किया। इस नामकरण के पीछे दो पुष्ट तर्क साफ देखे जा सकते हैं। देखिए क्या देख सकते, मतलब वीर गाथा काल के पीछे दो पुष्ट तर्क साफ देखे जा सकते हैं। एक तो यह कि आदिकाल के अन्य काव्य धाराओं जैसे सिद्धनाथ और जैन के संबंध प्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी धर्म साधना से रहा हो, जबकि वीर गाथा परक रासो काव्य चाहे वीरत्व मूलक हो या श्रृंगार मूलक, यानी कि वीर का हो या श्रृंगार शैली में लिखा गया हो, या जैसा कि अधिकांशतः दोनों का मिश्रण है, अपनी अपनी प्रकृति में पूरी तरह ऐहिक है। दूसरे यह भी दृष्टव्य है कि वीर गाथात्मक काव्यों की लीला भूमि या रचना भूमि ठीक ठीक मध्य देश का केंद्र ना भी हो, पर वहाँ की घटनाओं का सीधा संबंध दिल्ली और आगरा से रहा है। देखिए, वीर गाथात्मक काव्यों की लीला भूमि या रचना भूमि ठीक ठीक मध्य देश का केंद्र ना रहा हो, पर क्या है, वीर गाथात्मक का जो संबंध है वो दिल्ली और आगरा से रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह जिज्ञासा कि आदिकाल के अंतर्गत ठेठ मध्य देश में कैसे साहित्य की रचना हो रही थी, अभी इसका कोई संतोषजनक समाधान भले न हो सके, पर इस क्षेत्र के जीवन क्रम को प्रभावित करने वाली घटनाओं का चित्रण इस काल के अंतर्गत रासो काव्यों में ही होता है। आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए, इसके लिए प्रधान कसौटी हमने परसर्गों के उदय की प्रस्तावित की है। देखिए कि मतलब ये पहले ही चतुर्वेदी जी बता चुके हैं कि परसर्गों का जब उदय हुआ तभी से हिंदी काव्य भाषा का विकास माना जाएगा। ये बात पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। इस आधार पर पूर्व में सिद्धों और पश्चिम में जैन कवियों की रचनाएं अधिकांशतः अपभ्रंश की स्थिति ही सूचित करती है। परसर्गों का रूप नाथों की वाणियों में दिखाई देने लगा है। पिंड ते ब्रह्मांड मानव ने कहा सु नगरी में कली में हमको, इन वाणियों का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, देखिए किसने, चतुर्वेदी जी ने नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 ईस्वी के आसपास स्थिर किया है। 1400 के लगभग पूर्वी क्षेत्र में विद्यापति का रचना काल माना गया है। यहाँ भी कवि की सामसिक शैली के बावजूद परसर्ग मिलते हैं। ताते ताके कपट के व्यवहार आन का से चान के सोपलह रासो काव्य, जिसे रामचंद्र शुक्ल आदि काल के केंद्र में रखते हैं, अधिकतर पश्चिम में रचा गया है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी आदि काल के केंद्र में किसको रखते हैं, रासो काव्य को। उन्होंने सिद्धों नाथों जैनों की रचनाओं को उतना महत्व नहीं दिया है जितना उन्होंने रासो काव्य को दिया है, और इसी के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। अधिकतर पश्चिम में रचा गया है। इनमें से दो प्रधान काव्यों पृथ्वीराज राउस और बिसलदेव रासो का रचना काल जो है वो 1350 ईस्वी में के आसपास है। इनमें परसर्गों का रूप बराबर देखा जा सकता है, पर अनेक स्थल ऐसे हैं जहां विभक्तियां समाप्त हो चुकी है, किंतु परसर्ग अभी उभरे नहीं हैं। यह भाषा की वय संधि है। ऐसी स्थिति में बहुत बार परसर्गों के अभाव में व्याख्याकार संपादक को अर्थ निकालने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कि देखिए, इन रचनाओं में पृथ्वीराज राउस और बिसलदेव रासो में परसर्ग तो था, लेकिन उभरा हुआ रूप नहीं था, वहाँ पे विभक्तियाँ समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, उभरा हुआ रूप नहीं था, और इसी कारण से क्या हो रहा था, अर्थ निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तब वह अर्थ की दूसरी संभावना का उल्लेख कर देता है। सामान्यतः संदर्भ के अनुसार अर्थ स्पष्ट हो जाता है। परसर्गों के बिना भाषा कैसे चलती है, इसका एक रोचक और भावपूर्ण प्रसंग जयचंद द्वारा आयोजित नृत्य संगीत समारोह के चित्रण में मिलता है। देखिए, जयचंद ने क्या नृत्य संगीत समारोह का आयोजन किया था। जमनी कपट उच्च महिल मुख जनु शरद अम्भ शशि कोर, पृथ्वीराज राउस के व्याख्याकार माता प्रसाद गुप्त। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज राउस है यहाँ। पृथ्वीराज राउस के व्याख्याकार माता प्रसाद गुप्त ने अर्थ दिया है, यमनिकाओं के कपड़ों में महिलाओं के उत्तम मुख मानो शरद के अभ्र में शशि के कोरे हों। यहाँ स्पष्ट है कि कपट और अम्ब के बाद अधिकरण और शशि के बाद संबंध के परसर्ग अनुपस्थित हैं।
बिसलदेव रासों में परसर्ग रूप है। गौरी का नंदन फंदा पाट का बरस 12 की कानी जमाई नु तीन सु हिमालयी माही गिलऊं परदल को। पृथ्वीराज राउस से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कदली के पान भूदंड ते समारोह साधई तीन के प्रसंगा रिपु कऊ सवद रवि के रथ अंग सऊ चंदनु लावई बाह शान पुरशान की मनमई भई जियन पर रुठ। इस प्रसंग में माता प्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण की भूमिका में पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में नामवर सिंह का मंतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किया है। यानी कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जो कथन हम लोग पढ़ेंगे अब वो नामवर सिंह का है, लेकिन वो किसके बारे में है? पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में। और उसे किसने अपने ये में दिया है? तो माता प्रसाद गुप्त जी ने अपने संस्करण की भूमिका में लिखा है। और नामवर सिंह का ये कथन है, और वो कथन क्या है देखिए। प्रसंग देखिए कुछ इस प्रकार है। परसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा अवहट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कर्तिकरण परसर्ग ने अथवा ने को छोड़कर प्रायः शेष सभी परसर्ग किसी न किसी रूप में यहाँ मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 253 में ये बात कहे हैं नामवर जी ने। इस प्रकार यहाँ आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास की भाषिक प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पन्न हो जाती है। संस्कृत की तुलना में हिंदी एक सरल विश्लिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। आदिकाल की विचारणीय सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व का। देखिए आदिकाल की विचारणीय सामग्री के रूप में महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व का। यानी कि अगर हम आदिकाल के विचारणीय सामग्री का जिक्र करें तो हमारे अमीर खुसरो जी ने हिंदी में जो जो रचनाएं रची हैं, उनकी जो कृतियां हैं, वो एक विचारणीय सामग्री बन जाती है। पर यह सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से उतनी ही संदिग्ध है। देखिए जितना महत्वपूर्ण है, अगर प्रामाणिकता की बात करें पाठ की प्रामाणिकता का, तो वो उतने ही संदिग्ध है। पटियाली एटा जिला उत्तर प्रदेश में 1253 ईस्वी में जन्मे अमीर खुसरो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो जी का जन्म कब दिया हुआ है? एक मिनट, देखिए जिला एटा में 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ है। खुसरो ने शिष्ट काव्य रचना फारसी में की, जो अपने प्रामाणिक रूप में सुलभ है। तब नवोदित हिंदवी की लोक शैली की रचना है, इसलिए उसका कोई भी व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं होता। खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रज थी, सो उन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, जो संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित और सुरक्षित है। दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में उन्होंने लोक रंजन के लिए कुछ दोहे, मुकरियाँ, पहेलियाँ कहीं, जो मौखिक रूप में लोक रुचि के अनुसार बदलती घटती चली आई है। परिशिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबार की भाषा फारसी में ही की है। देखिए उन्होंने हिंदी में भी लिखा, ठेठ बोली में भी लिखा, चलती खड़ी बोली जो है चलती खड़ी बोली में भी लिखा, और फिर यहाँ पे फारसी में भी लिखा। जिससे कई राज्य कालों की रचना उन्होंने दरबार की भाषा फारसी में ही की है, जिससे कई राज्य कालों में वे बराबर जुड़े रहे और यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप में सुरक्षित और संरक्षित है। यो खड़ी बोली क्षेत्र में उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो के इस बहुरूपी कृतित्व से मिल जाता है। देखिए खुसरो के कृतित्व से एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा है। वह सामसिक संस्कृति की सच्ची रचना है। हिंदू मुसलमानों का जहाँ सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है, वहाँ भी वह वीरों का युद्ध है। किसी एक पक्ष के प्रति घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं है, चाहे वह चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज राउस हो या कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की ज़रूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है।
क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शामिल करता है, और कविता को वह वांछनीय मानता है क्योंकि उसकी दृष्टि में कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया है, साहित्य को और संगीत को, और इसलिए हिंदू और तुर्क को। यह दृष्टि हिंदी के सिद्धोनाथों से आरंभ अद्वैती रहस्य परंपरा से सीधे जुड़ी हुई है। अब यहाँ पृथ्वीराज रासों का जिक्र आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर लाभान्वित आप सभी हो रहे होंगे। धन्यवाद आप सभी का।